तो चलिए देखते हैं हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत एक नेक्स्ट कंसेप्ट को, वह है हमारा सामंतवाद अर्थात फ्यूडलिज्म। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सामंतवाद क्या है, और इसके साथ ही साथ हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे सामंती समाज का, और इसके साथ ही साथ राजा और विभिन्न जो सामंत थे उनके मध्य क्या संबंध था, ये पिरामिडीय स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एंड में समझेंगे कि आखिर वो एक कौन से कारण रहे, वे किन किन कारणों से जो सामंतवाद था, जो एक व्यवस्था थी, उसका पतन हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं और सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि सामंतवाद क्या था या क्या है। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि सामंतवाद क्या है, तो सामंतवाद का मतलब होता है कि एक शीर्ष शक्ति और उसके अंतर्गत विभिन्न सामंत, सरदार या जागीरदार, अर्थात एक तरफ राजा और इसके साथ ही साथ जो जनता के मध्य जो भी बिचौलिए होते हैं, जो कि पावर को होल्ड करते हैं, जिनके माध्यम से राजा अपने प्रशासन को, शासन को चलाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग सामंतवाद कहते हैं। आइए चलिए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और हालिया में यदि हम लोग समझने का प्रयत्न करें या हालिया संदर्भ से समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से भारत जो है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आप सभी अवगत हैं। और इसमें जो होता है एक तरफ सेंटर होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, विभिन्न राज्य होते हैं, अर्थात एक तरफ केंद्र और विभिन्न राज्य होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे देश का शासन प्रशासन संचालित होता है। लेकिन यदि हम लोग इसको सामंतवाद से समझने का प्रयत्न करें तो हम लोग पाएंगे कि एक तरफ जहां पर केंद्र जो होता है वह सामंतवाद में एक राजा के समान होता है, जो कि शीर्ष पर होता है। और इसके साथ ही साथ जो विभिन्न राज्यों में जो राज्य होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो आज हमें 28 राज्य देखने को मिलते हैं, सामंतवाद में वो सभी क्या थे, सामंत थे, जागीरदार थे, सरदार थे। तो इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एक तरफ केंद्र और एक तरफ क्या है, विभिन्न राज्य, अर्थात ठीक इसी प्रकार सामंतवाद जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत सबसे शीर्ष पर एक राजा हुआ करता था और उसके नीचे कौन हुआ करते थे, सामंत। और इन के माध्यम से, इन सामंतों के माध्यम से जो भी उनके अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आया करते थे, विभिन्न वर्ग जो आया करते थे, समाज में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, उन पर शासन प्रशासन करने का कार्य यहाँ पर राजा के माध्यम से, जो एक शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति था, उसके माध्यम से किया जाता था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सामंतवाद। ये पूरा प्रोसेस, पूरी व्यवस्था को हम लोग सामंतवाद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हुए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से जो सामंतवाद जो यूरोप में प्रथा जो एक प्रचलित थी, इंग्लैंड में जो प्रथा प्रचलित थी, वो आखिर उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से था, इन विभिन्न प्रकार के सामंतों और सरकार के बीच में, अर्थात शासक के बीच में, राजा के बीच में किस प्रकार से संबंध था। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो सबसे शीर्ष पर हुआ करता था राजा, जिसको कि हम लोग किंग कहते थे, और उसके नीचे नोबल्स हुआ करते थे, और इसके साथ ही साथ उसके नीचे नाइट्स हुआ करते थे यानी योद्धा, और सबसे एंड में जो हुआ करते थे वो पीजेंट्स अर्थात किसान, फार्मर्स हुआ करते थे, और इसके साथ ही साथ दास हुआ करते थे। तो यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था यूरोपीय समाज के अंतर्गत। जब वहाँ पर सामंतवाद था, सामंती समाज था, उसकी एक पिरामिडीय संरचना थी। और जैसा कि हम लोगों ने अभी दोस्तों बात किया कि किस प्रकार से सबसे शीर्ष पर राजा हुआ करता था, और इसके माध्यम से क्या किया जाता था, जो नोबल्स हुआ करते थे उनको भूमि दी जाती थी। फिर ये नोबल्स जो हुआ करते थे, ये भूमि देने का कार्य किसको किया करते थे, इन योद्धाओं को। और ये योद्धा दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ये जो योद्धा हुआ करते थे, ये विभिन्न प्रकार के जो घुड़सवार जो हुआ करते थे, घोड़े रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था, सैनिक स्तर पर रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों देखें तो ये क्या किया करते थे, ये नाइट्स के पास जो भी योद्धा हुआ करते थे, सैनिक हुआ करते थे, उनके माध्यम से ये सुरक्षा और सैन्य सेवा बेसिकली नोबल्स को देने का कार्य यहाँ पर किया करते थे। और फिर ये नोबल्स क्या किया करते थे, ये जो योद्धा हुआ करते थे, और इसके साथ ही साथ इनको जो ये धन प्राप्त
हुआ करता था उन सभी चीज़ों को ये डायरेक्ट किसके पास पहुंचाया करते थे? राजा के पास, अर्थात जो शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति था उसके पास पहुंचाया करते थे। और इसके साथ ही साथ नाइट्स के पास जो भी लैंड थी और इसके साथ ही साथ इनके पास सुरक्षा थी। तो सबसे निचले स्तर पर इस समाज में जो फार्मर्स हुआ करते थे, जो किसान जो हुआ करते थे, और इसके साथ ही साथ जो दास हुआ करते थे, उनको इसके साथ ही साथ भूमि मुहैया कराते थे और इसके साथ ही साथ सुरक्षा मुहैया कराते थे। भूमि मुहैया कराने का तात्पर्य यह था कि इसके माध्यम से यह इन दासों से, इन कृषकों से खेती करवाया करते थे और अपना मन चाहे स्तर पर जो कर जो वसूलना होता था अपने तरीकों से ये वसूला करते थे। उसमें कई बार इनके द्वारा भूमि पर बेगारी कराई जाती थी, अर्थात काम करवा लिया जाता था, लेकिन उसके बदले में इनके द्वारा धन नहीं दिया जाता था। कई बार इनको धन दिया जाता था, कई बार इनसे बड़े बड़े टैक्स वसूला जाता था और यह विभिन्न तरह की यह चीज़ें हुआ करती थी। और दासों की यदि हम लोग बात करें तो दासों को देखें तो हम लोग भूमि बांटने के बाद जो भी सामंतों के पास भूमि बचती थी उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते थे? डीमेन के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो राजा से होते हुए दासों तक की जो संरचना थी वो कहीं ना कहीं राजा और जो विभिन्न सामंत, जागीरदार, सरदार जो इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत थे उनके एक पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। लेकिन ये जो लैंड इनके द्वारा दिए जाते थे, ठीक इसके विपरीत इन पीजेंट्स के द्वारा भी क्या दिया जाता था? हम लोग जानते हैं कि फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं? खेती करने का कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा फूड्स मुहैया कराया जाता था नाइट्स को और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हुआ करती हैं, खासतौर से दासों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए जाते थे। तो उन तमाम चीज़ों को, अर्थात यहाँ पर भोजन यानी खाद्य और इसके साथ ही साथ सेवा इनके द्वारा, पीजेंट्स और दास के द्वारा मुहैया कराई जाती थी योद्धाओं को, नाइट्स को। और इसके साथ ही साथ नाइट्स का, जैसा कि हम लोगों ने बात किया, सुरक्षा और सैन्य सेवा ये नोबल्स को दिया करते थे। और इन नोबल्स का कर्तव्य होता था, जिनको कि राजा डायरेक्शन देता था, आदेश देता था, जब भी इसको खास तौर से जो राजा को ज़रूरत होती थी अपनी सैन्य सहायता के लिए, यदि किसी प्रकार का आक्रमण हो जाए या अपनी सुरक्षा के लिए, तो नोबल्स यहाँ पर बेसिकली नाइट्स से सुरक्षा लेते हुए चूँकि नोबल्स यहाँ पर इनको भूमि दिया करते थे तो उनके बदले में सुरक्षा और सैन्य सेवा ये नाइट्स दिया करते थे। और ये नोबल्स उन्हीं योद्धा और पैसे को कहाँ? किंग के पास, राजा के पास पहुँचाया करते थे और उनके आदेशों का पालन किया करते थे। तो ये था तमाम जो स्ट्रक्चर जो था सामंती समाज का, यूरोपीय समाज के अंतर्गत इंग्लैंड में किस प्रकार से था, वो हम लोगों ने पिरामिडीय स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। तो आइए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अंतिम बिंदु की ओर, अंतिम पॉइंट की ओर, वह है हमारा पतन के कारण। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो सामंती व्यवस्था, तो सामंती व्यवस्था जहां एक तरफ जो बिचौलिए ये जो आ गए थे, जिनके माध्यम से राजा ने अपने शासन प्रशासन को सरलता पूर्वक काफ़ी चलाने का प्रयास किया, लेकिन एक समय ऐसा भी आया दोस्तों, और ये स्वाभाविक है, और ना केवल भारतीय इतिहास में बल्कि आधुनिक इतिहास में जो भारत का इतिहास रहा और इसके साथ ही साथ वैश्विक इतिहास रहा, जिसमें हम लोग पाएंगे यह सामान्य विशेषता है कि विभिन्न साम्राज्य बनते हैं, बिखरते हैं, अर्थात विभिन्न कभी एक साम्राज्य होता है और इसके साथ ही साथ कभी बहुत सारे साम्राज्य में वही साम्राज्य टूट जाता है, जिसके पीछे विभिन्न कारण रहते हैं। और यही कारण है कि सामंती व्यवस्था भी एक इसी प्रकार की व्यवस्था थी जो कि उसकी एक विशेषता है। लेकिन जहां एक तरफ ये जो सामंत हुआ करते थे, चूंकि ये अभी तक सामंती व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो सैन्य सेवा हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे मिलिट्री सेवा हो, और इसके साथ ही साथ तमाम तरह की उनकी बातों का पालन करना हो, यहाँ पर यह सामंतों के माध्यम से किया जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उनके अंदर एक स्वार्थ की भावना जाग उठी, चूँकि उनके मन में भी यह आता होगा कि सारा का सारा काम तो हमारे द्वारा किया जाता है और असली जो मलाई हो वो कहीं ना कहीं राजा के माध्यम से खाए जाने का कार्य किया जाता है। और यही हम लोग को मुगल काल के अंतर्गत भी यदि दोस्तों हम लोग देखें तो पाएंगे कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ था तो उसमें औरंगजेब एक प्रमुख कारण रहा, और उसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके अंतर्गत जो कुलीन वर्ग हुआ करते थे, जो गुट हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से
इनकी भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सामंतों की बदलते स्वरूप के अनुसार, बदलते समय के अनुसार इनकी व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उजागर हुई। और जब अब इनके द्वारा स्वामी भक्ति की बजाय अपने आप को मजबूत करने में, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्थिति को मजबूत करने में और अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन को मजबूत करने पर, आर्थिक स्थिति से अपने आप को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। और दोस्तों यही कारण है कि इस व्यक्तिगत स्वार्थ ने कहीं ना कहीं जो राजा जो हुआ करता था उसकी शक्ति को कमजोर किया, अर्थात एक केंद्रीकृत शासन को विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्रीय शक्तियों में तोड़ने का कार्य किया। और यही कारण है कि सामंतों के इस प्रकार के स्वार्थ को देखते हुए कहीं ना कहीं एक नया वर्ग भी उभरता हुआ इस काल में हम लोग को देखने को मिलता है। जब सामंतवाद का पतन हुआ और विभिन्न प्रकार के जब शहरों का उद्भव हुआ, और चूंकि इस काल में दोस्तों यदि हम लोग आए और देखेंगे कि इस समय साम्राज्य जो था वह सामंती व्यवस्था में तो बटा ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग पाएंगे कि इस समय व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छा था। और यही कारण है कि दोस्तों इस समय विभिन्न प्रकार के धनी वर्ग, व्यापारिक वर्ग सामने आए और इन्होंने ही राजा का समर्थन करने का कार्य बेसिकली यहाँ पर किया। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से राजा का समर्थन बेसिकली यहाँ पर इनके द्वारा किया गया, चाहे वह व्यापारिक या धनिक वर्ग हो। और इसी के माध्यम से ये जो विभिन्न सामंत थे जिनके पास सेना थी उसका मुकाबला इन्होंने व्यापारिक और धनी वर्ग के माध्यम से राजा ने एक अच्छी खासी सेना खड़ा की और इसके साथ ही साथ शासन प्रशासन को अपने स्तर पर मजबूत कर अपने हाथों में ले लिया। और इसी ने कहीं ना कहीं सामंतों पर एक चोट करने का कार्य, उनके पतन की ओर अग्रसर करने का कार्य, उनके पतन के कारणों में व्यापारिक और धनी वर्गों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसके साथ ही साथ हम लोग पाएंगे कि इसमें बारूद का आविष्कार, दोस्तों ये यदि हम लोग देखें तो यह जो काल था, चूँकि सामंती व्यवस्था का पतन हो रहा था, काफ़ी चीज़ें आधुनिक हो रही थी, शहरों का उदय हो रहा था, व्यापार वाणिज्य काफ़ी बढ़ रहा था और लोग विभिन्न स्थानों से आजीविका के अवसर के रूप में गाँव से खास तौर से पलायन करके शहरों में आ रहे थे। और इसके साथ ही साथ यही कारण है और आधुनिकता, ये कहीं ना कहीं आधुनिकता का ही प्रभाव था कि बारूद का भी आविष्कार इसी काल में हुआ। और दोस्तों हम लोग पाएंगे कि अभी तक जो ये सामंत हुआ करते थे, जो बड़े बड़े महलों में, भव्य महलों में रहा करते थे, जो कि राजा ने ही इनको दिया था और राजा भी रहा करते थे, जिसका इनके द्वारा किलाबंदी की गई थी, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न चीज़ों के लिए सैन्य सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन इसका प्रयोग इन्होंने राजा के लिए भी हम लोग देखें तो बाद में इनके द्वारा किया गया। चूँकि अब केंद्रीकृत शासन प्रशासन राजा का खत्म हो चुका था, उसका पकड़ इन विभिन्न सामंतों पर खत्म हो चुका था। और दोस्तों यही कारण है कि बारूद के आविष्कार ने, जिसको कि हम लोग गन पाउडर या फिर काला पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इसने इनके किलों को एक प्रकार से चुनौती दी। क्योंकि आज भी यदि हम लोग देखें तो व्यापक स्तर पर जो विस्फोटक होते हैं उसका प्रयोग बड़े पैमाने पर विभिन्न जो इमारत होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए किया जाता है, सरकारों के माध्यम से भी यदि वह गैर कानूनी हो। और इसी प्रकार से इन बारूद के आविष्कार ने उनके मैनर जैसी जो व्यवस्था थी, जो कि महल हुआ करता था बेसिकली, और इसके अंतर्गत विभिन्न चीज़ें जो आया करती थी, जैसे कि इनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला खेती वाली भूमि जो हुआ करती थी, जो कि ये किसानों को दिया करते थे, उससे कर वसूला करते थे। और इसके साथ ही साथ चारागाह भूमि हो या इनके पास जो घर हो, ये तमाम चीज़ें जो थी वो मैनर व्यवस्था के अंतर्गत आया करती थी। और उसी के अंतर्गत इनका महल और किला आया करता था, चर्च आया करता था। तो यह जो इनका किला जो हुआ करता था, जो किलेबंदी जो उन्होंने की थी, उसी को ख़त्म करने का कार्य बारूद के आविष्कार ने दोस्तों यहाँ पर किया। और इस प्रकार से पाते हैं कि कहीं ना कहीं इन तमाम कारणों ने सामंतवाद के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही विभिन्न कारण रहे जिससे सामंतवाद का पतन हुआ, सामंती व्यवस्था का पतन हुआ। तो इस प्रकार से यह था आज का हमारा वीडियो कि आखिर सामंती व्यवस्था क्या है, सामंती समाज का स्वरूप कैसा है, राज्य और विभिन्न सामंतों के मध्य, और इसके पतन के क्या विभिन्न कारण रहे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।